हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन प्राइमरी हीमोस्टेसिस जिसको कहते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले दिया गया है नंबर 1 इंजरी। अगर कोई वेसल है तो वहाँ पे ये देखिए ये एंडोथेलियल सेल होता है और एंडोथेलियल सेल नॉर्मली कोगुलेशन को या हीमोस्टेसिस को इनहिबिट करता है। लेकिन अगर इंजरी हुई तो एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एंडोथेलियल सेल गायब हो गया, उसकी वजह से इंजरी हुई। अब इंजरी में देखिए क्या होगा, ट्रांसिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे, और इसको हम बोलते हैं न्यूरल स्टिमुलेशन रिफ्लेक्स या न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स। और एंडोथेलियल रिलीज होगा डैमेज सेल से, जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को और ज्यादा प्रमोट करेगा। देखिए यहाँ पे डैमेज हुआ। और दूसरे नंबर पे है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर में क्या है कि वॉन विलिवॉन फैक्टर बाइंड्स टू एक्सपोज्ड कोलेजन। तो ये वॉन विलिवॉन फैक्टर जो है, ये देखिए ये कोलेजन है, ये वाला ये कोलेजन है, ये तो वॉन विलिवॉन फैक्टर्स जो है ये बाइंड करेगा कोलेजन से। और ये वॉन विलिवॉन फैक्टर आएगा कहाँ से? दो जगह से आएगा, वायबल प्लेट बॉडीज ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एंड अल्फा ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट्स। तो देखिए प्लेटलेट्स के अल्फा ग्रेन्यूल्स में भी वॉन विलिवॉन फैक्टर होता है, और यहाँ देखिए वेबियल प्लेट बॉडी में भी वॉन विलिवॉन फैक्टर होता है। तो ये दोनों जगह से यहाँ आएगा और यहाँ पे एक्सपोजर होगा, और वॉन विलिवॉन फैक्टर यहाँ कोलेजन फाइबर से मिलेगा और यहाँ जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर एडिशन होगा। एडिशन का मतलब क्या है? प्लेटलेट आके एग्रीगेट होगा। तो देखिए प्लेटलेट बाइंड्स विद वॉन विलिवॉन फैक्टर वाया ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर एट द साइट ऑफ इंजरी ओनली। तो अब साइट ऑफ इंजरी पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट में ग्लाइकोप्रोटीन 1b ये एक्टिवेट होगा, और ये एक्टिवेट होगा इसी के थ्रू ये प्लेटलेट वॉन विलिवॉन फैक्टर से बाइंड हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं प्लेटलेट एडिशन। यानी प्लेटलेट एडिशन क्या होता है कि प्लेटलेट जब नॉन प्लेटलेट सरफेस से एडिशन करता है या चिपकता है, उसी को हम प्लेटलेट एडिशन बोलते हैं। तो अब एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लेटलेट्स अंडरगो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, फिर प्लेटलेट में कुछ चेंजेस आएंगे, और फिर प्लेटलेट क्या करेगा? प्लेटलेट रिलीज एडीपी, प्लेटलेट एडीपी रिलीज करेगा और कैल्शियम रिलीज करेगा। कैल्शियम कोगुलेशन या कैस्केड प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और एडीपी क्या करता है? एडीपी हेल्प्स प्लेटलेट एडहेयर टू एंडोथेलियम। जो एंडोथेलियम अब यहाँ पे है, इसी के एडहेरेंस को एडीपी और ज़्यादा बढ़ा देगा। और एडीपी का एक और काम क्या होता है? एक्टिवेशन 4A। ये देखिए ये 4A है कि एडीपी बाइंड टू P2Y12 रिसेप्टर। ये देखिए ये P2Y12 रिसेप्टर है, इससे एडीपी आके यहाँ पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने की वजह से क्या करेगा? इंड्यूस्ड ग्लाइकोप्रोटीन 2b एंड 3a एक्सप्रेशन एट प्लेटलेट सरफेस। देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b और 3a है, इसको ये जब यहाँ पे एडीपी बाइंड कर लेगा तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा और ये प्लेटलेट की सरफेस पे चला जाएगा। तो यही है कि प्लेटलेट की सरफेस पे वो करेगा। फिर रैपिड इरिवर्सिबल प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब इरिवर्सिबल प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट यहाँ पे आएंगे। और फिर उसके बाद एग्रीगेशन कैसे होगा ये देखिए, फाइब्रिनोजन बाइंड्स ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a रिसेप्टर्स एंड लिंक प्लेटलेट्स। फाइब्रिनोजन जो है, ये देखिए ये फाइब्रिनोजन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन 2b और 3a से बाइंड करेगा, इधर से भी और इधर से भी, देखिए जिसके थ्रू ये प्लेटलेट को प्लेटलेट से चिपकाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या होता है? जब प्लेटलेट प्लेटलेट से चिपकता है। और एडिशन क्या होता है? जब प्लेटलेट नॉन प्लेटलेट सरफेस से चिपकता है। तो यहाँ पे एग्रीगेशन हुआ। अब एग्रीगेशन में क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पे बैलेंस कैसे बनता है। प्रो एग्रीगेशन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीगेशन को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 ये रिलीज होता है और ये साइक्लोऑक्सीजनेज स्टिमुलेट करता है। और थ्रोम्बोक्सिन A2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है और प्लेटलेट एग्रीगेटर होता है। इस वजह से ब्लड फ्लो यहाँ डिक्रीज हो जाएगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ जाएगा। लेकिन एंटी एग्रीगेशन फैक्टर्स होता है जो नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा होता है। ये प्रोस्टासाइक्लिन स्टिमुलेट करेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियल सेल से रिलीज होंगे ये, और ये ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे और प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये कम होता है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता है। लेकिन जब डैमेज हो जाता है तो ये वाला फैक्टर बढ़ जाता है और ये कम हो जाता है, इसलिए प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। तो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से या इन दोनों के कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करने की वजह से प्लग फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। और कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये दोनों काम करते हैं, इसीलिए ये अनस्टेबल होता है और इजीली डिसॉल्व हो जाता है। फिर यहाँ से अब ये हो गया, प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन पूरा हो गया। अब फिर यहाँ से कोगुलेशन कैस्केड चलेगी, जिसको हम सेकेंडरी होमोस्टेसिस कहते हैं, और उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर ये देखिए ये पूरा हो गया अब, और उसके बाद ये देखिए थ्रोम्बोजेनेसिस। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइब्रिन मेश। तो इनसॉल्युबल फाइब्रिन मेश बन जाएगा थ्रोम्बोजेनेसिस में,
और फिर ये दिया गया एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज। तो ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है, इसको एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिटेड कर देता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनता है। और जब थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन कम हो जाएगा। और उसके बाद है फिर क्लोपिडोग्रेल और पैरासुग्रेल, टिकाग्रेलोर एंड टिक्लोपिडीन इनहिबिट एडीपी इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A बाय ब्लॉकिंग P2Y रिसेप्टर्स। यहाँ पे ये बताया गया कि ये सारी दवाएं इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, और जब इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी तो एटीपी इस पे वर्क नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर सरफेस पे नहीं जाएगा, और जब सरफेस पे नहीं जाएगा तो फाइब्रिन यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। और फिर ये बताया गया एब्सिक्सिमैब, इफ्टिफिबाटाइड एंड टाइरोफिबेन इनहिबिट ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A डायरेक्टली। यहाँ से देख लिए इनडायरेक्टली इसको यहाँ पे आने से मना किया गया था, यहाँ रोका गया था, लेकिन ये सारी दवाएं ये सीधा इसको इनहिबिट कर देंगी और यहाँ पे फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकेंगी। और उसके बाद है रिस्टोसेटिन एक्टिवेट्स वन विलिवॉन फैक्टर टू बाइंड ग्लाइकोप्रोटीन 1B। ये रिस्टोसेटिन जो ड्रग है ये यहाँ पे काम करेगी और इसको स्टिमुलेट करेगी ताकि ये ग्लाइकोप्रोटीन 1B से बाइंड कर जाए। फिर आगे बताया गया फेलियर ऑफ एग्रीगेशन विद रिस्टोसेटिन एसे अकर्स इन वॉन विलिब्रांड डिजीज एंड बेर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम्स। तो इस डिजीज में और इस सिंड्रोम में अगर हम रिस्टोसेटिन देते हैं तब भी एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। एग्रीगेशन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें वॉन विलिब्रांड फैक्टर की कमी हो गई, इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा। और इसमें बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन 1B ही डिफेक्टेड हो जाता है। जब ये डिफेक्ट हो जाएगा तो इसको हम बढ़ा के या इसको हम एक्टिवेट करके भी प्लेटलेट एडिशन नहीं कर पाएंगे। और फिर बताया गया डेस्मोप्रेसिन प्रमोट्स द रिलीज ऑफ वॉन विलिब्रांड फैक्टर एंड फैक्टर 8 फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स। डेस्मोप्रेसिन के जरिए हम इसको भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, इसके सिक्रेशन को बढ़ा सकते हैं, और फैक्टर 8 को भी हम बढ़ा सकते हैं जो कि एंडोथेलियल सेल से सीक्रेट होते हैं। और फिर बताया गया कि ये एक निमोनिक दिया गया कि वॉन फैक्टर कैरीज प्रोटेक्ट्स फैक्टर 8, यानी वॉल्क्सवैगन फैक्ट्रीज मेक ग्रेट कार। तो यहाँ पे वॉल्क्सवैगन से वॉन विलिब्रांड फैक्टर हुआ और कैरीज यानी अपने साथ मिलाता है फैक्टर 8 को, तो यही ग्रेट कार्स हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। और ये देखिए ये वॉन विलिब्रांड फैक्टर है, और इसमें अगर आयरन इसमें अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं वॉन विलिब्रांड डिजीज। और ग्लाइकोप्रोटीन 1B में डिफिशियंसी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। और ये देखिए डिफिशियंसी अगर ग्लाइकोप्रोटीन 2B या 3A की होती है तो इसको हम बोलते हैं ग्लेंजमान थ्रम्बस्थीनिया, ग्लेंजमान थ्रम्बस्थीनिया। और यहाँ पे देखिए 3 डिजीज दिखाई गई है, उन 3 डिजीज को हम देख लेते हैं क्या क्या है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं वॉन विलिब्रांड डिजीज कि इसमें कमी हो जाती है वॉन विलिब्रांड फैक्टर में। और दूसरा है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम जिसके बारे में हम यहाँ बात कर चुके हैं कि यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन 1B में डिफेक्ट हो जाता है। और तीसरी डिजीज देखिए ये है कि जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन 2B या 3A की डिफिशियंसी हो जाती है और इसको हम बोलते हैं ग्लेंजमान थ्रम्बस्थीनिया। और यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल कंडीशन में दिखाया गया कि मान लो अगर यहाँ पे कोगुलेशन हो रहा है तो कुछ कोगुलेशन फैक्टर, एक्टिवेटेड कोगुलेशन फैक्टर इस हेल्दी एरिया में भी पहुंचेंगे, और जब इस हेल्दी एरिया में पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी ये कोगुलेशन कर सकते हैं, जिसको करने के लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारे एंडोथेलियल सेल में होता है, वेसल्स में होता है। तो यहाँ पे मान लो कुछ कोगुलेटरी प्रोसेस आ गए, मान लो यहाँ पे फाइब्रिन आ गया, यहाँ एक्टिवेटेड फैक्टर 8 आ गया या फैक्टर 5 आ गया, तो अब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीन C को, और प्रोटीन C जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये 5A और 8A दोनों को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इनका कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, और ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये प्लाज्मिन इस फाइब्रिन को ब्रेक डाउन कर देगा, और फाइब्रिन को ब्रेक डाउन करके फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये फाइब्रिन भी खत्म हो जाएगी और ये भी खत्म हो जाएगी। और ये प्रोस्टासाइक्लिन जो है ये वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और यहाँ से ये सारी चीज़ें वॉश हो जाएंगी।